ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर हमेशा ओपिनियन में लिखता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस है। तो यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू का द टर्म ट्रू इंप्लाइज फ्री फ्रॉम एरर। फ्री फ्रॉम एरर का मतलब है कि वो वहां पर एरर नहीं है, ठीक है, फ्री फ्रॉम एरर है। फॉर एग्जाम्पल के अगर आपकी सेल 200 मिलियन आपने हुई है तो आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 200 मिलियन शो की है, इसे कहते हैं फ्री फ्रॉम एरर। इसी तरह फिर फेयर किसे कहते हैं? फेयर फेयर कहते हैं जब नो अनड्यू बाइसनेस, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाइसनेस नहीं होती। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बाइसनेस क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बाइसनेस ये होती है कि जब आप अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, जब आप अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं तो वो क्या होता है? वो बाइसनेस होती है कि आपने जान के इंटेंशनली अकाउंट्स को मैनिपुलेट किए, ठीक है। तो ये है ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट देखें, अश्योरेंस एंगेजमेंट जो है वो लास्ट 20 ईयर्स में 3 टाइम्स एग्जामिन हो चुका है, थ्राइस इन लास्ट 20 ईयर्स, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखें, ये बेसिकली एक टर्म है, अश्योरेंस एंगेजमेंट इज अ टर्म। देखें इसका मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड, अश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं जब आप किसी भी थर्ड पार्टी को एंगेज करते हैं। किस लिए एंगेज करते हैं? ताकि आप, वो जो थर्ड पार्टी है वो ओपिनियन दे सके किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे। अश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं जब आप एक थर्ड पार्टी को एंगेज करते हैं टू गिव ओपिनियन ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर। दिस इज कॉल्ड अश्योरेंस एंगेजमेंट। देखें, अश्योरेंस का मतलब क्या है? अश्योरेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो चुका है, अश्योरेंस एंगेजमेंट हो चुकी है, एक थर्ड पार्टी है उसने ओपिनियन दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा कि यार इसको किसी ना किसी थर्ड पार्टी ने इस पे ओपिनियन दे दिया है, इस पे अपना कॉन्फिडेंस शो कर दिया। तो इसे क्या कहेंगे? अश्योरेंस। क्लियर? अश्योरेंस मीन्स कॉन्फिडेंस। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमने क्या ऑडिट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। कि अकाउंट्स की जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन है वो ऑडिट है। स्टूडेंट मुझे आप एक बात बताएं, अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल्ड एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या कॉन्फिडेंस इनहैंस नहीं करेगा? क्या क्रेडिबिलिटी इनहैंस नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि हमें थोड़ा सा ये देखना है कि जब हम ज़्यादा डिटेल्ड, वैसे भी आप देखो ना, जब आप अपने स्टडीज़ में ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो आपकी एश्योरेंस ज़्यादा होती है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। जब आप इतनी ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी नहीं करते, सिर्फ गो थ्रू करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। क्लियर? अब देखें, इन एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एन एश्योरेंस फर्म इज एंगेज्ड बाय वन पार्टी टू गिव एन ओपिनियन ऑन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम बेसिकली एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट देखें, एश्योरेंस जो है 2 तरह से दी जा सकती है। एश्योरेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय ऑडिट। नंबर 1 होता है ऑडिट, नंबर 2 होता है रिव्यू। ऑडिट कहते हैं जहां पे डिटेल्ड एग्जामिनेशन होती है, और रिव्यू कहते हैं स्टूडेंट्स जहां पे आप सिर्फ गो थ्रू करते हैं। देखो ना, अगर आप अकाउंटिंग की बुक उठाएं और उसको सिर्फ रिव्यू करें तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपने कम काम किया है।
लेकिन अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने डिटेल्ड स्टडी की है। तो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ पे होगा, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस कहाँ पे होगी इन केस ऑफ ऑडिट। और रिव्यू क्या होता है, रिव्यू कहते हैं, किसको कहते हैं रिव्यू, रिव्यू वो होता है जहां पे हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है, मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता। अब देखें लेवल ऑफ एश्योरेंस आ गए, लेवल ऑफ एश्योरेंस वो कह रहे हैं कि हमने किस लेवल का कॉन्फिडेंस देना है, किस लेवल का एश्योरेंस देनी है, वो दो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी विल डिसाइड द लेवल ऑफ एश्योरेंस। नंबर वन, द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म, हमने कितना काम किया। अगर हमने डिटेल्ड काम किया होगा, डिटेल्ड एग्जामिनेशन की होगी, तो हम इसको ऑडिट कहेंगे। अगर हमने सिर्फ रिव्यू किया होगा, गो थ्रू किया होगा, तो हम इसे रिव्यू कहेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म, जितना ज्यादा काम है वो उसको चेंज कर देगा। फिर रिजल्ट, द रिजल्ट्स ऑफ दैट वर्क, कि उस रिजल्ट क्या है, उस काम का रिजल्ट क्या है। अगर तो ऑडिट रिपोर्ट, इफ द रिजल्ट इज ऑडिट रिपोर्ट, तो डेफिनेटली इसका मतलब है आपने डिटेल एग्जामिनेशन की है। एंड इफ द रिजल्ट इज रिव्यू रिपोर्ट, तो इसका मतलब है आपने रिव्यू किया, सिंपल, ठीक है। अब देखें दो तरह के लेवल ऑफ एश्योरेंस होते हैं, दो तरह के। एक को रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस किसे कहते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस कहते हैं स्टूडेंट्स, देखें ये देखें, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस 100% गारंटी नहीं होती, रीजनेबल एश्योरेंस कभी भी 100% गारंटी नहीं होती, ठीक है। मुझे आप एक बात बताएं, हम ऑडिट में कभी भी 100% गारंटी क्यों नहीं देते, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देते। एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज बेसिकली कॉल्ड 100% गारंटी। वेरी गुड, क्योंकि ऑडिट का जो स्कोप है ना वो बहुत लिमिटेड है, और इसी तरह हम सैंपल बेस ऑडिट करते हैं। देखो जब हमने हमेशा ऑडिट जो होता है ना वो सैंपल बेस होता है। अगर फॉर एग्जांपल टोटल ट्रांजैक्शन एक साल में 100 हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 55 ट्रांजैक्शंस को चेक करेंगे। ऑडिट हमेशा सैंपल बेस होता है। तो देखो जब हमने सैंपल बेस ऑडिट किया है, 50, 60, 70 ट्रांजैक्शंस देखी हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट उन ट्रांजैक्शंस में तो कभी भी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते। हो सकता है जो ट्रांजैक्शंस हमने ना देखी हों उनमें कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो रीजनेबल एश्योरेंस क्या है कि जिसमें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ज़रूर होता है, लेकिन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं होता। एब्सोल्यूट मतलब 100 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। एक बात तो ये हो गई रीजनेबल एश्योरेंस में। सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म का ओपिनियन होता है। कौन सा फॉर्म ऑफ ओपिनियन होता है, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन होता है, ठीक है। अच्छा, अब पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या है, उसकी वर्डिंग पढ़ें पॉजिटिव फॉर्म की। देखें ये वो वर्डिंग है, ये वो वर्डिंग है सलमान, ये वो वर्डिंग है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई है। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ऑडिटिंग को गवर्न करते हैं, ठीक है। और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि आपने किस तरह की वर्डिंग यूज़ करनी है। अब देखें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो वर्डिंग आपको बता रहे हैं कि किस तरह की वर्डिंग यूज़ करनी है,
उसमें लिखा हुआ है इन आर ओपिनियन। ये फर्स्ट 3 वर्ड्स देखें, इन आर ओपिनियन। इसका मतलब क्या है? इन आर ओपिनियन, अगर आपसे कोई आकर कहे इन माय ओपिनियन, ठीक है, तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि यार ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, ये इसका अपना ओपिनियन है। क्लियर? तो इन आर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, इसको पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं कि हमारे ख्याल में अकाउंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस कहते हैं जो थोड़ा लो लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लाइक थोड़ा हल्की एश्योरेंस होता है, थोड़ा लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जिसमें होता है। जैसा हमने बोला था कि इन केस ऑफ रिव्यू थोड़ी लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। अब देखें स्टूडेंट, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर, कंक्लूजन एक्सप्रेस्ड इन अ नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, इसमें हमेशा नेगेटिव फॉर्म का ओपिनियन होता है, नेगेटिव फॉर्म का। अब नेगेटिव फॉर्म का जो ओपिनियन है उसकी वर्डिंग पढ़ें। क्या वर्डिंग है? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू। देखें कितनी शेकी सी वर्डिंग है, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू। नहीं, आप इसको मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस ही बोलें, लिमिटेड ना बोलें, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस बोलें। अब देखें इसकी वर्डिंग पढ़ें, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying financial statement do not give true and fair view। मतलब वो ये कह रहे हैं कि यार हम रिव्यू कर रहे थे लेकिन हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसके बाद हम ये कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब कितना लो कॉन्फिडेंस के साथ ये वर्डिंग इन्होंने यूज़ किया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अब देखें यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि जो हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है ना, हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस विल इनहेंस द क्रेडिबिलिटी। डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, क्रेडिबिलिटी इनहेंस कर जाएगी। मोर टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा होता है, क्योंकि ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन होती है। थर्ड है मोर कॉस्टली। देखो ना, ऑडिटर जो होता है ना वो आर्ली बेसिस पे चार्ज करता है। ठीक है, तो जो आर्ली बेसिस पे चार्ज करेगा तो डेफिनेटली जब वो डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगी तो वो ज़्यादा चार्ज करेगा। ऑडिट, इन केस ऑफ ऑडिट उसकी ज़्यादा फीस बनेगी और इन केस ऑफ रिव्यू उसकी कम फीस बनेगी। अच्छा, इसके बाद देखें एश्योरेंस एंगेजमेंट एलिमेंट्स। एश्योरेंस एंगेजमेंट एलिमेंट्स, ये 5 जो है ना एश्योरेंस एंगेजमेंट एलिमेंट्स, 5 के एश्योरेंस एंगेजमेंट एलिमेंट। नंबर वन क्या है? थ्री पार्टी रिलेशनशिप। कौन कौन सी 3 पार्टीज हैं? सबसे पहले प्रैक्टिशनर है। ये कौन होता है? प्रैक्टिशनर कौन होता है? इन केस ऑफ ऑडिट प्रैक्टिशनर कौन होगा? वेरी गुड, जो ऑडिटर होगा ना, ऑडिटर, ये प्रैक्टिशनर होता है। ठीक है, इसी तरह फिर उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर है जैसे। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंटेंडेड यूजर्स। इंटेंडेड यूजर कौन होता है? जिसने फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट को यूज़ करना है, शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्राइमरीली ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो शेयर होल्डर्स को एड्रेस होती है, शेयर होल्डर उसे रिव्यू करते हैं।
अच्छा, सेकंड है सब्जेक्ट मैटर। देखें, इन केस ऑफ ऑडिट सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, किस चीज का ऑडिट हो रहा होता है, किस चीज पे डिस्कशन हो रही होती है। वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, देखें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट मैटर है। सूटेबल क्राइटेरिया, देखिए हम जब भी किसी चीज को इवेलुएट करने लगते हैं, इवन हम किसी एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना चाहते हैं, हम हमेशा उसको स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमेशा स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। और देखें स्टैंडर्ड में क्या होता है, तो ये जो सूटेबल क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट हम ऑडिट करेंगे, जिसके अगेंस्ट हम एवेलुएट करेंगे, वो क्राइटेरिया कौन सा है, ये वो रूल्स हैं, रूल्स हैं, ठीक है, जिनके अगेंस्ट हम एवेलुएट कर रहे हैं। जो भी हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं, ये उनकी बात हो रही है, सूटेबल क्राइटेरिया। उसके बाद देखें एविडेंस है। एविडेंस, जैसा हमने बोला है कि ऑडिट में एविडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, तो ये एविडेंस है। और उसके बाद अश्योरेंस रिपोर्ट है। अश्योरेंस रिपोर्ट, द रिपोर्ट कंटेनिंग द प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन, ठीक है, ये वो रिपोर्ट है इन केस ऑफ ऑडिट या इन केस ऑफ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आप इशू करते हैं, और जब रिव्यू की बात होती है आप रिव्यू रिपोर्ट इशू करते हैं। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो क्या है, उमर हम इस पे बात करेंगे कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है पेपर को। अभी तो हमने पढ़ाई स्टार्ट की है, अभी जब हम थोड़ा पढ़ लेंगे ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि पेपर्स में किस तरह से इनको अटेम्प्ट करना है, कितना लिखना है, क्या करना है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, कि हमने ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट करना है, किस तरह से रिमूव करना है, कौन ऑडिटर हो सकता है और कौन ऑडिटर नहीं हो सकता, कितने पैसे उसको देने हैं, कौन देगा उसको, ठीक है। मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन गवर्न करता है, कंपनीज को कौन गवर्न करता है? कौन सा एक्ट है या कौन सा कौन सा एक्ट है या कौन सा ऑर्डिनेंस है जो पाकिस्तान में कंपनीज को गवर्न करता है? देखें आप सब ने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। लेकिन ये अब खत्म हो चुका है, रिपील हो चुका है। अब कौन सा आ गया है? अब आ गया है कंपनीज एक्ट 2017। जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया है ना, उसमें उसने ये पूछा है कि आप अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में लिखें, ठीक है, विद रेफरेंस टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। लेकिन अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो वो कंपनीज एक्ट 2017 के रेफरेंस से आएगा। और स्टूडेंट्स देखिए,
अब ऐसा नहीं है कि आप वो एक्ट खोल के बैठ जाएंगे और उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो मैं उसका उसके ना 2 से 3 पेजेस पे जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपको भेज दूंगा। 2 से 3 पेजेस जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको वहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है। तो वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपको एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखें, वहाँ जो मैंने पेजेस आपको भेजने हैं ना, वहीं से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। तो अब आपने करना क्या है, देखो जो एक्ट होता है ना उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे ये 246 है ना, 246 ये सेक्शन है, लेकिन एग्जामिनर वुड नॉट एक्सपेक्ट कि आपको ये याद हो सेक्शंस, ठीक है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी वो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। नहीं, उस्मान अभी सेंड किए नहीं है, आप तक पहुंच जाएंगे, फिक्र ना करें, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि जो मेन मेन पॉइंट्स है ना वो आपने हाईलाइट करने हैं। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आप हाईलाइट कर लें। मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा आप वो हाईलाइट करेंगे, ठीक है। मेन स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना, उससे कोई फायदा नहीं है, वो टाइम ज़ाया होगा। अच्छा, अब देखें, द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी शेल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन 90 days ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहली तो बात है, ये फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है। इसका मतलब अगर कोई फर्स्ट ऑडिटर है तो फिर सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा। फर्स्ट ऑडिटर वो ऑडिटर होता है जो वेरी फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी में ऑडिट करने जाता है, वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसे कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। इसी तरह एक होता है सब्सीक्वेंट ऑडिटर, जो उसके बाद, देखो फॉर एग्जांपल आज हमने मिलकर एक कंपनी बना ली और उसमें हमने जो पहली दफ़ा ऑडिटर अपॉइंट करेंगे ना उसे फर्स्ट ऑडिटर कहते हैं। उसके बाद जितने भी ऑडिटर्स आएंगे उनको सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स कहेंगे, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑडिटर, द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी शेल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विद इन 90 days ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए, हमने एक कंपनी बनाई, इस डेट पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसे मिला है इस डेट पे, उसके 90 days के अंदर अंदर, उसके 90 days के अंदर अंदर हमें फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है। यहाँ तक 90 days बनते हैं, उसके अंदर अंदर आप हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑडिटर हमने अपॉइंट किया है उसकी लाइफ कब तक होगी, उसकी लाइफ होगी, नहीं ये आगे आएगा अबीरा, ये आगे आएगा कि अगर वो नहीं अपॉइंट करते या वो फेल हो जाते हैं टू अपॉइंट तो क्या होगा, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी हमने ये पढ़ा है कि जब कंपनी बनेगी उसके 90 days के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, और वो जो ऑडिटर वो अपॉइंट करेंगे। देखो, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहिए था कि सर जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है वो तो शेयर होल्डर करते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों अपॉइंट कर, ये क्वेश्चन हो सकता है। देखें, जो भी ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है वो कब तक रहेगा या वो कब रिटायर होगा, ऑन द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग। वेरी गुड। देखें, यहाँ पे हमने ऑडिटर अपॉइंट किया, उसके बाद यहाँ पे जाके जो हमारी फर्स्ट एजीएम होगी, और एजीएम में कौन होता है उस्मान, एजीएम में शेयर होल्डर होते हैं। देखो, जब आपने ऑडिटर अपॉइंट किया, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बेशक किया, लेकिन
जो फर्स्ट एजीएम है उसमें डिसाइड होगा कि क्या हमने इस ऑडिटर के साथ कंटिन्यू करना है, क्या हमने इसको रीअपॉइंट करना है, या हमने कोई और ऑडिटर अपॉइंट करना है। क्लियर? ये एजीएम में डिसाइड होता है। बेशक डायरेक्टर इसको अपॉइंट करते रहें, उसका कोई फायदा नहीं है, अनलेस के क्यों फायदा नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग में डिसाइड होगा कि क्या ऑडिटर को रिटायर करना है या रीअपॉइंट करना है। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, ऑडिटर। अब हम किस पे आ गए हैं? सब्सीक्वेंट ऑडिटर पे आ गए। सवाल कैसे हैं? नॉट आफ्टर एजीएम। देखो, पहले डायरेक्टर अपॉइंट कर चुके हैं, उसके बाद एजीएम होगी और ड्यूरिंग एजीएम वो अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को, लाइक उसके लिए वोट करेंगे। अगर सब ने यस का वोट दिया तो वो काम करेगा, अगर सब ने नो का वोट दिया तो वो काम नहीं करेगा। उस्मानी अगर तुम बोतल एक्स्ट्रा पड़ी तो फायदा हो गया ना। क्योंकि जब खत्म होती तब अगर पानी नहीं आता तो फिर वो शाम तक वेट करना पड़ता है। दूसरा का है कि कितने दिन बाद, ये कह रहे हैं, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि एजीएम जो होती है वो कितने दिन बाद होती है। देखो, एससीसीपी जो है ना, वो ये कहते हैं कि एनुअल जर्नल मीटिंग जरूर होनी चाहिए एक साल में, लेकिन कितने दिन बाद होती है ये शेयर होल्डर की मर्जी है। ये शेयर होल्डर को अगर लगता है कि यार हमें हर हफ्ते एजीएम करनी चाहिए, वो कर लेंगे। उन्हें लगता है यार साल में एक हो जाए तो एक ये दफा कर ऑनलाइन क्लास हो लें, रही? ठीक है। Yes. So the answer is yes. Can shareholder decide to continue the already selected auditor? Yes. Shareholder is basically the owners of the company. They will decide. और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे तो क्या मसला होगा? What is the problem if board of directors appoint auditor? वेरी गुड। बाइसनेस होगी ना, वो तो अपने किसी दोस्त को ले आएंगे कि यार आप आज। अब देखें, सब्सीक्वेंट ऑडिटर की बात हो रही है। पहला ऑडिटर तो हमने रख लिया था, ठीक है, 90 डेज में फर्स्ट ऑडिटर हमने रख लिया था। यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये 90 डेज, ठीक है। फिर हमने कहा था फर्स्ट एजीएम। देखें, सब्सीक्वेंट ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन एनुअल जर्नल मीटिंग। उसके बाद जब भी एनुअल जर्नल मीटिंग होगी, हम एजीएम जो है उसको डिसाइड करें। उसमें हम ऑडिटर के बारे में डिसाइड करेंगे, शेयर होल्डर से वोट लेंगे कि क्या हमें इसी को आगे कंटिन्यू करना है। हर एजीएम पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड ऑडिटर, हम यहाँ पे एक दो पॉइंट्स और याद रखें कि एजीएम में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। देखें, लिखा हुआ है रिकमेंडेशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि कंसेंट ऑफ द प्रपोज,
जिस ऑडिटर को आप अपॉइंट करना चाहते हैं उसकी कंसेंट पूछेंगे, मर्जी पूछेंगे कि क्या आप हमारे पास आना भी चाहते हैं या नहीं। और दूसरा, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन लेंगे। रिकमेंडेशन का मतलब है कि वो हमें कह सकते हैं यार इस बंदे को रख लो, ये उनकी रिकमेंडेशन है कि यार ये भी बंदा अच्छा है, इसको रख के देख लो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि आप ये जो नोटिस है ना, आप सर्कुलेट कर दें मेंबर्स में। मेंबर्स कहते हैं शेयर होल्डर को, कि आप ये नोटिस है ना, ये शेयर होल्डर्स में सर्कुलेट कर दें, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, द ऑडिटर और ऑडिटर्स सो अपॉइंटेड शेल रिटायर ऑन द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग। जो भी ऑडिटर आता है उसकी लाइफ कब तक होती है? नेक्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग तक होती है। अच्छा, a member or members having not less than 10% shareholding of the company shall also be entitled to propose any auditor or auditors for appointment whose consent has been obtained by him। वो कह रहे हैं कि सिर्फ वो शेयर होल्डर जिनकी शेयर होल्डिंग 10% से ज़्यादा है वो भी प्रपोज कर सकते हैं कि आप इस ऑडिटर को रख लो, ठीक है। यानी कि मेजर शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर जिनकी शेयर होल्डिंग 10% से ज़्यादा है, वो भी प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो भी आपने ऑडिटर प्रपोज करना है ना, उसका नोटिस इशू करना है सारे शेयर होल्डर को कि यार अब जो एनुअल जर्नल मीटिंग होगी उसमें हम ऑडिटर के बारे में बात करेंगे। जी जी, एग्जिस्टिंग ऑडिटर के बारे में भी बात होगी, उस पे भी वोटिंग होगी और प्रपोज्ड पे भी वोटिंग होगी। क्या पता एग्जिस्टिंग को ज्यादा वोट मिल जाए, वही कंटिन्यू करेंगे। क्या पता प्रपोज्ड को ज्यादा वोट मिल जाए। प्रपोज्ड से मतलब है जो आने वाला है, ठीक है, जो आना चाहता है। Question is, sir, the shareholder having 6 to 7% can become the member of companies। देखिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम जितनी भी ऑडिटिंग पढ़ेंगे ना, उसमें हम ये कंसिडर करेंगे, ऐसा सोचेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और लोग हैं और शेयर होल्डर्स और लोग हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट द शेयर होल्डर एज फार एज ऑडिटिंग इज कंसर्न। ये हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था। उसामा, आर यू क्लियर? अब वो कह रहे हैं कि वेयर एन ऑडिटर, कौन? द रिटायरिंग ऑडिटर। रिटायरिंग ऑडिटर वो ऑडिटर होता है जो छोड़ के जा रहा है, ठीक है। shall have a right to make a representation in writing to the company। उसके पास राइट है कि वो रिटर्न में लिख कर दे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे कंपनी को, ठीक है। कि मतलब उसमें वो रीजंस बता सकता है कि यार मैं ऐसा क्या इशू है, या उसको किसी ने अंडर प्रेशर तो नहीं किया, क्या उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो कुछ नहीं कहा, कंपनी में उसको कौन कौन से लूप होल्स लगे हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होगी ना, वो एटलीस्ट 2 days बिफोर द डेट ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग, कि जब एनुअल जर्नल मीटिंग होगी उससे 2 दिन पहले, 2 days बिफोर द डेट ऑफ जर्नल मीटिंग, ठीक है, आपने ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट कर देना।
जी बिल्कुल आपने ये सही लिखा है सर। जस्ट हैविंग 10% शेयर कैन प्रपोज ऑडिटर, यस। जिनके 10% से ज़्यादा हैं या 10% हैं वो प्रपोज कर सकते हैं न्यू ऑडिटर। रिटन रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि जिसमें आप लिख कर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपना अपना मतलब जैसे कि आप देखो ना, एक रिटायरिंग ऑडिटर है, शेयर होल्डर उससे पूछना चाहते हैं बेसिकली कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, या आप को क्या क्या इश्यूज इस कंपनी में लगे, या अगर आप जा रहे हैं तो क्या ऑडिटर डायरेक्टर्स ने आपको कभी प्रेशराइज करने की कोशिश की। मतलब ये ओवरऑल एक उससे जर्नल स्टेटमेंट ले। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब भी ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा ना तो उसको फिर एनुअल जर्नल मीटिंग अटेंड करना मस्ट है। फिर उसको ज़रूर एनुअल जर्नल मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, वो ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो फिर उसको एनुअल जर्नल मीटिंग जो है वो ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। The auditor or auditors appointed by the board or members in an annual journal meeting may be removed। अब वो रिमूवल पे आ गए कि यार आप कब रिमूव कर सकते हैं। अभी तक तो हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने रिमूव करना है ना, फॉर एग्जांपल आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप रिमूव कर सकते हैं किसके थ्रू, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। स्पेशल रेजोल्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें 3/4 ऑफ सच मेंबर इंटाइटल टू वो रेजोल्यूशन जिसमें 70% ने उसके अगेंस्ट बात की है, इसको कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। वो कह रहे हैं अगर आपने किसी ऑडिटर को हटाना है तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू उसको हटा सकते हैं। कौन है वो, कौन है उसने खाना वाले का जो करते हैं सुमान हो रहा है। बात करें वो सुन लेते हैं। ये एंड बस ये लिख दो जो की हुआ है क्या लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है सर, व्हाट विल बी द प्रोसेस इन केस ऑफ कंसेंसस इशू बिटवीन डिफरेंट शेयर होल्डर। दिस इज नॉट द रेलेवेंट क्वेश्चन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिट में वो आपसे ये प्रोसेस नहीं पूछ सकता, ठीक है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, अजान हो रही है, जस्ट गिव मी अ मिनट, तो वो रिमूव हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं देखो, जब एक ऑडिटर रिमूव हो जाता है तो सीट वैकेंट हो जाती है ना, ऑडिटर की सीट वैकेंट हो जाती है। इस केस में हम क्या करेंगे, एनी कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर शेल बी फिल्ड बाय द बोर्ड। अब कौन फिल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट देयर ऑफ। जिस दिन वो वैकेंसी होगी, वैकेंट होगी, उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर अंदर तक, 30 days के अंदर अंदर तक क्या होगा स्टूडेंट, 30 days के अंदर अंदर आपको उस सीट को फिल करना है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे, और जो भी अपॉइंटमेंट आप करेंगे टू फिल एनी कैजुअल वैकेंसी शेल होल्ड ऑफिस until the conclusion of the next annual general meeting। मतलब ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम ऑडिटर को लेकर आते हैं, बेशक वो फर्स्ट हो, वो सब्सिक्वेंट हो, वो कैजुअल वैकेंसी हो, तो होता क्या है कि एजीएम में ज़रूर डिसाइड होता है कि क्या हमें ऑडिटर को साथ कंटिन्यू करना है या चेंज करना है। जी, पूरा साल कोई ना कोई ऑडिटर रहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडिटर के बगैर कंपनी चले। देखिए, मेंबर कहते हैं शेयर होल्डर को।
स्टूडेंट्स, ये मैं मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुका हूँ, अभी भी आप लोग इसमें कंफ्यूज लग रहे हैं। मैं यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, एक है मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, जी आमिर, आपका क्या क्वेश्चन? देखिए ये 3 है, मेंबर, शेयर होल्डर, ये दोनों जो होते हैं ना ये सेम होते हैं, ये सेम है, ठीक है। ये जो होते हैं ना ये सेपरेट होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई और लोग होते हैं हमारी ऑडिटिंग में जो हम पढ़ रहे हैं, और मेंबर और शेयर होल्डर जो कि सेम लोग हैं वो कुछ और हैं, ठीक है। दोनों सेम नहीं होते। मेंबर और शेयर होल्डर नहीं, उस एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, ऑडिटर डज नॉट लीव सीट अंटिल एजीएम। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऑडिटर किसी भी टाइम सीट छोड़ के जा सकता है। कैजुअल वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ है ना, अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो हमें 30 दिन के अंदर अंदर उसको फिल करना है। आमिर अपना क्वेश्चन आप टाइप करें। देखें, शेयर होल्डर जो होते हैं ना, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया हुआ है कंपनी की मैनेजमेंट को देखने के लिए। हर काम वो खुद नहीं करते, डायरेक्टर उसको अपॉइंट करेगा, सर्वे करेगा, अपॉइंट करेगा, उसके बाद वो वोट करेंगे कि क्या हमें इसको रखना है या नहीं रखना है एजीएम में। जी जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं शेयर होल्डर के। Are the substantial shareholding of 10% by combining more than one shareholder can propose an auditor? No. So the answer is no. इस तरह तो फिर अगर आप कल एक शेयर भी खरीद लें पीटीसीएल कंपनी का तो आप भी प्रपोज कर सकेंगे, मिल जाएंगे किसी के साथ। वो कह रहे हैं कि वो शेयर होल्डर जिसके पास 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, ठीक है। अच्छा, अब जो कैजुअल वैकेंसी है ना, कैजुअल वैकेंसी, उसमें आपको 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करना है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। और वो कब तक रहेंगे, एनुअल जर्नल मीटिंग में उसका फिर डिसाइड होगा कि उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है स्टूडेंट? कंडीशन ये है कि ऑडिटर्स आर रिमूव ड्यूरिंग देयर टेन्योर, द बोर्ड शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। के पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, पहले बीओडीज को अप्रूवल लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी कमीशन से, कोई भी कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए। प्रायर अप्रूवल क्या होती है कि हमने पहले अप्रूवल लेनी है। कमीशन कौन है? कमीशन कौन है? एससीसीपी। कमीशन कौन है? एससीसीपी, ठीक है। देखिए वो ये कह रहे हैं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ गई है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अंदर उसको फिल करेंगे, लेकिन पहले अप्रूवल लेंगे किससे? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। सिंपल सी बात।
कैजुअल वैकेंसी आ गई है, 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अपॉइंट करेंगे विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। अब वो कह रहे हैं इफ द कंपनी फेल्स टू अपॉइंट, इफ द कंपनी फेल्स टू अपॉइंट, अगर कंपनी अपॉइंट करने में फेल हो जाती है, किसको? फर्स्ट ऑडिटर को 90 डेज में, ऑडिटर्स को एनुअल जर्नल मीटिंग में, कैजुअल वैकेंसी 30 डेज में, या फिर इफ द अपॉइंटेड ऑडिटर्स आर अनविलिंग टू एक्ट, या जिस ऑडिटर को हमने रखा है वो कहता है यार मैंने आप लोगों के साथ काम नहीं करना। देखिए अब तक हमने ये पढ़ा है कि आप 90 डेज में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, एजीएम में डिसाइड होगा रीअपॉइंटमेंट के बारे में। उसके बाद बीओडीज कैजुअल वैकेंसी को 30 डेज में फिल करेंगे। अब तक हमने ऐसा ही पढ़ा है। देखें वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सारे काम करने में फेल हो जाते हैं, ना उनसे 90 डेज में ऑडिटर मिला है, अगर मिल भी गया है तो एजीएम में नहीं डिसाइड हो सका जी ऑडिटर का क्या करना उसकी, या फिर कैजुअल वैकेंसी आई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल नहीं कर सके, ठीक है, इन ये तीनों काम इनसे नहीं हो सके। और जो फोर्थ काम है ना, फोर्थ काम वो भी, फोर्थ काम क्या है कि चलो उसने अपॉइंट कर लिया ऑडिटर, लेकिन ऑडिटर ही कहता है यार मैं आप लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में ये होगा कि द कमीशन में डायरेक्ट टू मेक गुड द डिफॉल्ट, कि फिर कमीशन अपॉइंट करेगा। कौन? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अपॉइंट करेगा अगर कंपनी इन चारों में फेल हो जाती है। तो क्या होगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो होगा फिर वो अपॉइंट करेगा। अब बात आ गई रेम्यूनरेशन की। रेम्यूनरेशन कहते हैं बेनिफिट्स को, ये भी पास्ट पेपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। रेम्यूनरेशन है आपकी जो बेनिफिट्स हैं, लाइक सैलरीज है या इसके अलावा कोई अच्छा देखें, द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी फिक्स्ड बाय द कंपनी इन एनुअल जर्नल मीटिंग। रेम्यूनरेशन कौन कौन फिक्स कर सकता है? एजीएम में फिक्स होगा, और अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया है, अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया है, ठीक है, तो क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा। अगर कमीशन ने अपॉइंट किया है तो कमीशन उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा। द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी फिक्स्ड बाय द कंपनी इन द जर्नल मीटिंग। सेकेंड है बाय द बोर्ड or by the commission if the auditors are appointed by the board or the commission, as the case may be। जैसा भी सिचुएशन होगी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है वो फिक्स करेगा, अगर कमीशन अपॉइंट कर रहा है वो फिक्स करेगा। अब वो ये बता रहे हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन ऑडिटर बन सकता है और कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है।
from the date of any appointment of an auditor sent to the registrar intimation with the consent in writing of the auditor concerned. वो कह रहे हैं कि जब भी आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे ना, जब भी ऑडिटर अपॉइंट करेंगे तो आप ये लिख कर भेजेंगे किसको, SCCP को। वहाँ पे रजिस्ट्रार बैठा हुआ होता है SCCP। आप उसे बताएंगे कि हमने मिस्टर ABC को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। बस इतनी सी बात। देखें, जो भी लॉ से रिलेटेड चीज़ होती है ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा, कॉन्सेप्ट तो समझना ही समझना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपने माइंड में ना मेन पॉइंट्स को बैठाना है, को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ तो हमने ली है, लेकिन आप हमें इसको ना थोड़ा मेमोराइज भी करना पड़ेगा। देखें, रिपीटेडली मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप डेटा कहाँ शेयर करेंगे, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप है। मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी अपना नंबर शेयर किया था, व्हाट्सएप नंबर, जिसको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, हम वहाँ पे मैं उसको फॉरवर्ड कर दूँगा वो चीज़। फिर हमने अपना इंस्टाग्राम का पेज भी शेयर किया था कि वहाँ से भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो बिल्कुल फ़िक्र ना करें, जैसे आपसे पहले स्टूडेंट्स को मिलती रही है ना, आपको भी इसी तरह मिलेंगी और सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगी। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माई व्हाट्सएप नंबर, और आज फिर मैं क्लास के एंड पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, आप सिंपल एक मैसेज करेंगे, उसके रिप्लाई में मैं आपको भेज दूँगा। एक क्वेश्चन आया है, सर हमें क्या पता कि कितना रेलेवेंट है। जो 3 पेजेस मैंने निकाल कर आपको दिए हैं ना, जो 3 पेजेस के नोट्स मैंने इस टॉपिक के बनाए हैं, वो सारे रेलेवेंट हैं। वो मैंने पूरे एक्ट में से निकाल के उसमें चीज़ें डाली हैं। ठीक है, वो रेलेवेंट ही हैं, वो तीनों पेजेस रेलेवेंट। देखें, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर अनलेस, ए पॉइंट को फिलहाल इग्नोर करें। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर अनलेस सच पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम ICAP। वो कभी भी ऑडिटर नहीं हो सकता अनलेस कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट हो ICAP का। अच्छा, अब किन कंपनीज की बात हो रही है? उन कंपनीज की बात हो रही है, या तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होंगी या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होंगी, और उनका जो कैपिटल होगा ना, कैपिटल वो 3 मिलियन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। 3 मिलियन का मतलब है 30 लाख। कोई भी ऑडिटर उस कंपनी में, वो बेशक पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, जिसका कैपिटल 30 लाख से ज़्यादा है, ऑडिटर नहीं हो सकता अनलेस कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो, मतलब उसने CA ना किया हो, और उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए ICAP का। In case of a company other than specified in clause A, unless such a person is chartered। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी है जिसका 25 लाख का कैपिटल है, हमने तो 30 लाख वाले कैपिटल का पढ़ा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होना चाहिए और मेंबर भी होना, ICAP का मेंबर भी हो, वैलिड सर्टिफिकेट भी हो। अगर कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल उसकी 25 लाख कैपिटल, उसमें फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ऑडिटर रख सकते हैं, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसे भी ऑडिटर रख सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भी ऑडिटर रख सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंडिविजुअल को ही ऑडिटर अपॉइंट करें, ज़रूरी नहीं है, आप किसी फर्म को भी कर सकते हैं। जैसे आपने वो बिग 4 फर्म्स का नाम सुना है, जैसे KPMG है, एक फर्म है,
तो टेलेनॉर वाले क्या करते हैं, केपीएमजी को अपना ऑडिटर रख लेते हैं। अब वो कोई इंडिविजुअल तो नहीं है, वो तो पूरी फर्म है केपीएमजी। ये लोग ऑडिटर नहीं बन सकते। नन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये लोग ऑडिटर नहीं बन सकते। कौन है? अ पर्सन हु इज और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years was अ डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो टेलीनॉर में फाइनेंस डायरेक्टर है। अब वो सोचता है यार मैं ऑडिटर बन जाऊं। वो कह रहा है कि वो कभी भी अगर ऑडिटर बन भी जाता है ना, तो टेलीनॉर पाकिस्तान का ऑडिट वो नहीं कर सकेगा 3 साल तक। 3 साल के बाद फिर वो करेगा। क्लियर? नहीं 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 बन सकता। आई कैप, ओनली आई कैप। ठीक है, अ पर्सन, मैं रिपीट कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि कोई भी एम्प्लॉई एक कंपनी का, उसी कंपनी का 3 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, टेलीनॉर में एक फाइनेंस डायरेक्टर है जिसने सीए किया है। ठीक है, अब वो कहता है यार मैं टेलीनॉर से रिजाइन दे देता हूँ और मैं ऑडिटर बन जाता हूँ, ऑडिट किया करूँगा कंपनीज का। ऑडिटर बन गया। अब ये ऑडिटर टेलीनॉर में 3 साल तक ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है। सेकेंड है अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और इन द एम्प्लॉयमेंट और अ डायरेक्टर। आप अगर एम्प्लॉयमेंट में हो, डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय हो, किसी भी तरह से कंपनी से लिंक हो, तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। फिर है द स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर हस्बैंड यूफोन में फाइनेंस डायरेक्टर है और वाइफ ऑडिटर है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अ पर्सन हु इज इंडेटेड टू द कंपनी अदर देन इन द ऑर्डनरी। अगर एक ऑडिटर ने एचबीएल से लोन लिया है, एचबीएल से लोन लिया, तो वो एचबीएल का ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरह अ पर्सन हु हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन। अगर किसी ऑडिटर ने गारंटी दी हुई है, पर्सनल गारंटी दी हुई है लोन के अगेंस्ट, वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप। अगर आप अगर एक ऑडिटर का एक कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, ठीक है, वो वहां का ऑडिट नहीं कर सकता। फिर है कि अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट। A person who has been convicted by a court of an offense involving fraud and a period of। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी फ्रॉड के केस में आपको सजा हो गई है, किसी भी फ्रॉड के केस में आपको सजा हो गई है, तो आप 10 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर आपने आई कैप का जो वो है ना, आई कैप में एक कोड ऑफ एथिक्स होता है। आई कैप में कोड ऑफ एथिक्स होता है। अगर आपने उस कोड ऑफ एथिक्स को वॉयलेट किया है ना, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। आपने उस कोड ऑफ एथिक्स को वॉयलेट नहीं करा। इसी तरह वो कह रहे हैं कि कोई माइनर चिल्ड्रन जो है, कोई माइनर चिल्ड्रन है, वो भी ऑडिटर। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर किसी ऑडिटर के कंपनी में शेयर हैं, अगर किसी ऑडिटर के कंपनी में शेयर हैं, तो वो क्या करेगा, ऑडिट करने से पहले, उस कंपनी का ऑडिट करने से पहले
उन शेयर्स को डिसइन्वेस्ट कर देगा। डिसइन्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो वहां से अपने शेयर्स बेच देगा। क्वेश्चन, तो रिजाइन देगा तो वहां पे क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ सरकमस्टांसेस, स्टेटमेंट ऑफ सरकमस्टांसेस देगा साथ में कि वो कौन से सरकमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उसने रिजाइन दी है। स्टेटमेंट ऑफ सरकमस्टांसेस का मतलब है वो कौन से सरकमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से उसने रिजाइन दी है। क्लियर? फिर वो कह रहे हैं ऑडिटर मे रिक्वायर्स द डायरेक्टर टू कॉल अ मीटिंग टू डिस्कस। वो कह रहे हैं कि ऑडिटर के पास फिर राइट है कि वो जो है वो डिस्कस कर सकता है। आप छुट्टी लगी ना? अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। आमिर इतना डीप डाउन ना जाएं, इतना डीप डाउन ना जाएं कि पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है, ऑडिट फर्म कैसे बनती है, बिल्कुल भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप ऑडिट कर लेते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो एनहेंस हो जाती है। इट कंफर्म्स टू मैनेजमेंट दैट दे हैव परफॉर्म्ड देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज करेक्टली। मैनेजमेंट को पता लग जाता है कि हमारी जितनी लीगल ड्यूटीज थी वो हमने अच्छे से परफॉर्म कर दी है, और जो नॉन लीगल रिक्वायरमेंट्स थी हमने वो भी फुलफिल कर दी हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसी तरह इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। होता ये है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है ना, उसकी इफेक्टिवनेस पे आप फीडबैक दे देते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस पे आप फीडबैक दे देते हैं, उससे आपको फायदा हो जाता है। दिस मे बी इम्पोर्टेंट फॉर पोटेंशियल लेंडर्स टू द कंपनी। जो बैंक को लोन देना चाहते हैं ना, उनके लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ज़रूरी होते हैं और ठीक होते हैं। ठीक है, वो मतलब बेनिफिशियल होते हैं। इसी तरह कुछ लिमिटेशंस हैं, ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली तो ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई कॉस्ट। सेकंड के सेकंड है स्टूडेंट कि ये जो द डिस्ट्रप्शन कॉज्ड टू अ कंपनी स्टाफ, डिसरप्शन caused to a company's staff during the audit, कि जो डिसरप्शन होती है ना, अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है या उसको ऑडिट का एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप देखिएगा कि जब ऑडिटर आ जाता है ना, तो वो हर 2 मिनट बाद कहते हैं यार ये फाइल दिखा दें, वो फाइल दिखा दें। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ एडवाइजरी का मतलब ये है कि ऑडिटर से अगर आप मशवरे भी लें ना कि हमारा सिस्टम कैसा बना हुआ है, आप हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव कर दें, तो वो इसकी भी फीस चार्ज करता है, सेपरेट फीस, ऑडिट की सेपरेट, इन चीज़ों की सेपरेट। तो ये सेकंड हो गया कि हमारा काम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। फिर लिमिटेशंस इन अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। लिमिटेशन इन अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्या है कि देखो, जो ऑडिट हमेशा अकाउंट्स का होता है, जो लिमिटेशन अकाउंटिंग की है वही लिमिटेशंस ऑडिटिंग की भी होंगी, क्योंकि उसी का वो होता है ना। फिर सैम्पलिंग बेस्ड ऑडिट है, सैम्पलिंग बेस्ड ऑडिट। सैम्पलिंग बेस्ड ऑडिट ये एक लिमिटेशन है। किस तरह से लिमिटेशन है कि फॉर एग्जांपल हम सैंपल बेस्ड ऑडिट करते हैं हमेशा। ठीक है, कुछ सैंपल पिक कर लेते हैं, तो अगेन ये लिमिटेशन है। हो सकता है कि हमने जो छोड़ दिए ट्रांजैक्शन, जो नहीं देखी, उसमें कोई इशू हो, मे बी। ठीक है, तो ये लिमिटेशन है।
क्लियर? अच्छा, फिर वो कह रहे हैं ऑडिटिंग इज ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, ठीक है, लाइक जिसमें आपको जजमेंट्स बनानी पड़ती हैं। थर्ड पॉइंट मैं बता देता हूँ, लिमिटेशंस इन अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। वो कह रहे हैं कि अकाउंटिंग में ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं अकाउंटिंग। देखो, जब अकाउंटिंग में लिमिटेशन होगी तो वही लिमिटेशन ऑडिटिंग में भी होगी। जब अकाउंटिंग में कोई लिमिटेशन होगी तो वही लिमिटेशन जो है डेफिनेटली, अब मैं चलो इसके एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, हम हर साल देखते हैं कि हमारी प्रोविजन हम बनाते हैं हर साल अकाउंटिंग में। क्या प्रोविजन बनाते हैं? फॉर डाउटफुल डेट्स। हर साल हम प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट की, ठीक है। अब देखिए, हम ये हमारी एस्टिमेशन, यार हमें ऐसा लगता है कि 10% लोग हमारा पैसा वापस नहीं करेंगे, ये हमारी एस्टिमेशन है। तो जब हमने ये एस्टिमेट किया है तो ऑडिटर इसको कैसे वेरीफाई करेगा? ये तो हमने अपनी सोच से काम किया है, ठीक है। तो ये इस तरह की लिमिटेशंस होती हैं हमारे ऑडिटिंग में, बहुत सी हैं इसी तरह की। यूजुअली जितने भी एस्टिमेट्स होते हैं, प्रोविजंस होती हैं, उनमें इसी तरह की लिमिटेशंस होती हैं। फिर वो कह रहा है ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द ईयर एंड। ईयर एंड के बहुत अरसे के बाद ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है, लाइक यूजुअली 3 months लग जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट को इशू होने में। लाइक फॉर एग्जांपल, 1 जनवरी 2020 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर 2020 को क्लोज हुआ है, तो जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी वो मार्च 21 को आएगी। मतलब 3, वो तो कह रहा है ये भी लिमिटेशन है कि यार इस साल के बारे में हमें कितना लेट पता लग रहा है, मार्च 2021। इसके बाद है स्टूडेंट कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट, देखिए कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है? कंटिन्यूस ऑडिट उस ऑडिट को कहते हैं जो कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, जो ऑन गोइंग बेसिस पे होता है, ठीक है। मतलब जिसको हम रनिंग ऑडिट भी कहते हैं, जो डेली भी ऑडिटर आके देख सकता है बुक्स, वीकली भी आ सकता है, मंथली भी आ सकता है, सरप्राइज विजिट्स भी दे सकता है। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी क्या नेचर है जहां पे कंटिन्यूस ऑडिट होता है? देखिए वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कंटिन्यूस ऑडिट होता है? 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, यूजुअली 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 1, जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 1 मिलियन ट्रांजैक्शन इन अ मंथ, एक महीने में 1 मिलियन ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल, ठीक है। वहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट होता रहता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम साल के एंड पे आएँ और इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन को वैल्यूएट करें, तो वो साथ साथ ऑडिट करते चले जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एंटिटी वो है जहाँ पे ट्रांजैक्शन तो कम होती हैं लेकिन बहुत हैवी अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती हैं, उसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूस ऑडिट। वहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट होता है, ठीक है। अब ये विलियम की डेफिनेशन, a continuous audit is one where auditor or his staff is constantly engaged in checking the accounts during the whole period, ठीक है, कि वो constantly जो है वो engage रहते हैं ऑडिट करने में। ये बुकिश डेफिनेशन है विलियम की। अभी इसके फीचर्स हैं कि जी वो रेगुलर विजिट करते हैं, बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस चेकिंग ऑफ ईच ट्रांजैक्शन,
हर ट्रांजैक्शन को एवेल्युएट करता है। नो ऑडिट रिपोर्ट, अच्छा देखिए फॉर एग्जांपल एक साल में 4 दफा ऑडिट हो रहा है, क्वार्टरली ऑडिट हो रहा है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट एक ही होती है। फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो एक ही आती है हमेशा, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नो ऑडिट रिपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर। कवर द वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की जो वीकनेसेस हैं उन्हें ये कवर करता है, ठीक है। जब साथ साथ ऑडिट होता चला जाएगा तो इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस कवर हो जाएगी। इनहेंसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनल ऑडिट, फाइनल ऑडिट की जो क्रेडिबिलिटी उसे इनहेंस हो जाती है, ठीक है। जब फाइनल ऑडिट करने आता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी इनहेंस हो जाती है, ठीक है। देखो ना, जब आपने साथ साथ ही रिव्यू कर लिया है तो फाइनल रिव्यू के लिए या फाइनल ऑडिट के लिए जब आप आएंगे तो कितना काम तो आपका ऑलरेडी हुआ हुआ होगा। देखिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वीकनेस ये भी हो सकती है कि आपने अच्छा सिस्टम ही डिजाइन नहीं किया, वो डिटेक्शन को, डेटा मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, फ्रॉड को रोक ही नहीं सकता, एरर्स को रोक ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली जब आप सारा साल ऑडिटर काम करेगा तो उसे पता लग जाएगा कि आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कहाँ ज्यादा लूप होल्स हैं। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, applicable where final accounts are prepared after closing of, फिर transactions are many in numbers, बहुत ज़्यादा transactions होती हैं, ठीक है। अच्छा, internal control is not very good, जिन ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं होते वहाँ पे भी होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन जो बिलियंस में, जैसे बोइंग है, बोइंग में क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन बिलियंस ऑफ रुपीस की है, ठीक है। फिर जहाँ पे क्वार्टरली अकाउंट्स यूजुअली बनने होते हैं वहाँ पे हो जाता है, तो ये उसकी क्या है, एप्लीकेशन। अब देखें इसी तरह सिंपल से एडवांटेजेस उसके लिखे हुए। हाँ नहीं, फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो आपको ईयर एंड पे प्रिपेयर करने होते हैं। बोइंग एक कंपनी है, बोइंग एक कंपनी है जो जहाज बनाती है। क्वार्टरली अकाउंट्स का मतलब है कि हर क्वार्टर के अलग अकाउंट्स बन रहे होते हैं। आपने सुना होगा क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर होती हैं क्वार्टरली, ठीक है, 4 क्वार्टर्स है ना। अच्छा, अब देखें डिटेल्ड चेकिंग, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर, पहले एरर सामने आ जाएंगे, हमारे एनुअल अकाउंट जो होंगे वो टाइमली प्रिपेयर हो जाएंगे, हम ज़्यादा टेक्निकल डिटेल देख रहे होंगे, बेटर ऑडिट प्लानिंग, डेफिनेटली कंटिन्यूस बेसिस पे आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप अच्छा प्लान कर रहे होंगे, अप टू डेट रहता है, एक्यूरेट अकाउंट्स रहते हैं, लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड, टाइमली सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जब साथ साथ ऑडिट हो रहा है आप टाइमली दे देंगे, ठीक है। स्लाइड है, इसके बाद करते हैं ब्रेक। ऑफ वर्क ये है कि जब ऑडिटर आपके साथ ही आकर बैठ गया है तो आप किस तरह से काम वो करेंगे, आपका तो सारा काम ही डिस्टर्ब कर देगा वो। फिर फ्रेंडली रिलेशनशिप, बुक्स में लिखा है कि यार अगर ऑडिटर आपके लाइक, सोचो ना कि एक ऑडिटर है जो डेली या वीकली ऑडिट करने आ रहा है, तो वो ऑडिटर तो कम ही हो जाएगा, आपका कुलीग ही लगेगा, उससे आपके इतने अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे, वो फ्रेंड्स या कुलीग्स की तरह रहेगा ना। फिर हमने कहा यार ऑडिट एक दफ़ा भी हो तो बड़ा कॉस्टली होता है, तो ये तो कंटिन्यूस ऑडिट है। अच्छा, फिर वेस्टेज ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज का टाइम वेस्ट हो जाता है जब वो सारा टाइम ऑडिटर को ये देना, ये अपनी फाइल्स दिखाते रिपीटेडली कोई एक्टिविटी, मैकेनिकल वर्क बन जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक ब्रेक करते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। 10 मिनट्स की ब्रेक है, 10 मिनट्स की। देखिए मैं आपको समझाता हूँ मैकेनिकल, जब आप पूरा साल ऑडिट करते रहेंगे, एक ही फाइल को, ट्रांजैक्शंस को देख रहे हैं, तो वो ना थोड़ा सा बोर हो जाएगा वो सिस्टम।
उसका जो पर्पस है ना वो उस तरह से फुलफिल नहीं होगी। क्लियर? जी जी, ये डिसएडवांटेज है। जी जी तनवीर, बिल्कुल आ सकता है। क्लियर? तो स्टूडेंट 10 मिनट्स के बाद जो है ना फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। सेम इज द केस विद ऑडिटिंग। जब हम ऑडिट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्लान करते हैं कि यार ये इंडस्ट्री कैसी है जिसमें हम ऑडिट करने जा रहे हैं, ये बिजनेस कैसा है जिसका हम ऑडिट करने वाले हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करते हैं, इनकी कितनी सेल होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग का ऑडिट करने जा रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारी टीम में वो मेंबर्स हों जो बैंकिंग के एक्सपीरियंस जिनके पास हो, बैंकिंग का ऑडिट करने का एक्सपीरियंस जिनके पास हो। ठीक है, कौन से रिस्की एरियाज हैं, कहाँ पर हमें ज़्यादा अटेंशन डिवोट करनी है, ज़्यादा फोकस करना है, और कितने अरसे में ऑडिट ख़त्म करना है, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो ये बेसिकली इनिशियली हम एक प्लान करते हैं, ऑडिट प्लानिंग करते हैं। ओके, ऑडिट प्लानिंग में 3 W's होते हैं। ऑडिट प्लानिंग में 3 W's होते हैं। नहीं नहीं, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं पता होने चाहिए। लास्ट क्लास में हमने लास्ट 20 इयर्स के पेपर देखे थे, आपने देखा है उसमें स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, स्टैंडर्ड्स के नंबर्स नहीं लिखे हुए वहां पे कि ये कौन सा स्टैंडर्ड है। सिंपल क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करेगा, बुकिश नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, केस स्टडीज आपके पास नहीं आएंगी। देखिए हु, अच्छा 3 W's होते हैं। कौन कौन से 3 W's हैं? नंबर 1 है हु, व्हेन एंड व्हाट। Who will perform the audit work? Who will perform the audit work का मतलब है कि कौन ऑडिट परफॉर्म करेगा, कौन सा काम ऑडिटर। लाइक टीम मेंबर्स कौन होंगे, जैसा हमने बात की कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, किसी ऐसी इंडस्ट्री का, तो वहाँ पर हमें देखना है यार कौन सी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो उसमें हम स्टाफिंग देखेंगे कि हमारे साथ कौन कौन से मेंबर्स चाहिए। व्हेन विल द वर्क बी डन, कि जो काम है वो कितने अरसे में कंप्लीट होगा, हमने कितने अरसे में ऑडिट कंप्लीट करना है। व्हाट वर्क इज टू बी डन, हमने कौन कौन से काम करने हैं, लाइक कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ऑडिटर का काम क्या होता है? प्रोसीजर परफॉर्म करना। ठीक है, अच्छा इसके बाद है कि हम क्या करते हैं कि एक सूटेबल ऑडिट प्लान बना लेते हैं। एक सूटेबल ऑडिट प्लान बना लेते हैं जिसमें हम इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं किसकी, द एंटिटी टू बी ऑडिटेड, द एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। एक तो एंटिटी जिसको हमने ऑडिट करना है और उस एनवायरनमेंट की जिसमें वो ऑपरेट करती है। फिर हम क्या करते हैं? हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस वी असेस द रिस्क ऑफ एंटिटी, द रिस्क ऑफ बिजनेस, के कौन कौन से रिस्की एरियाज हैं, ठीक है, और किस तरह से वो इस बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, हमारे ऑडिट को इफेक्ट करेंगे। अब वो कहने के बेनिफिट्स हैं, अगर हम ऑडिट प्लानिंग करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले कि हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट, कि आप प्रॉपर अटेंशन डिवोट कर सकते हैं इम्पोर्टेंट एरियाज को, ऑडिट एरियाज में। हेल्पिंग द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम, डेफिनेटली अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो आप पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेंगे। हेल्पिंग द ऑडिटर टू ऑर्गेनाइज, आप ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से ऑडिट करेंगे, ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। असिस्टिंग इन सिलेक्शन ऑफ स्टाफ विद एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, कि आप बड़े एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस के साथ स्टाफ को सिलेक्ट कर रहे होंगे
और वो कह रहे हैं कि आपकी डायरेक्शन सेट हो जाएगी, सुपरविजन सेट हो जाएगी। जैसा आप बोलते हैं ना कि यार अगर आप अच्छी सी प्लानिंग करोगे फॉर सीएसएस तो आपके लिए सीएसएस को पास करना आसान हो जाएगा। देखिए ऑडिट प्लान, वो कह रहे हैं कि ऑडिट प्लान में हम रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट को एसेस करते हैं, जैसा हमने पहले भी बात की है। और उसके अलावा भी हम बहुत से ऑडिट के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, रिस्क असेसमेंट की भी हमने बात की है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम इसमें प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं जो कि स्कोप में आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बाद जैसे अब वो कह रहे हैं कि ऑडिटर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इन रिलेशन टू प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट। कि अगर आप एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं तो ऑडिटर की जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे पहले तो उसने इन्वॉल्व द होल एंगेजमेंट टीम, कि आपने सारी एंगेजमेंट टीम को इन्वॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप दो लोगों के साथ जब बस या अकेले बैठ के आपने प्लानिंग करनी है। सारी टीम को तब भी पता हो कि क्या रिस्क है, किस तरह से प्रोसीजर परफॉर्म होंगे, क्या असेसमेंट है, एस्टैब्लिश एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, क्या जो है वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होता है कि आप किस तरह से उसको देखो जिस तरह आप लोगों को जॉब मिलेगी ना इंशाल्लाह, तो आप लोगों को एंगेजमेंट लेटर मिलेगा। एंगेजमेंट लेटर अगर फॉर एग्जांपल सॉरी आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर भी इसे कहते हैं, ज्वाइनिंग लेटर भी बोलते हैं। जो ऑडिटर को जब अपॉइंट करते हैं तो उसे हम क्या देते हैं, उसे हम एंगेजमेंट लेटर देते हैं, उसे एंगेजमेंट लेटर मिलता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। What is required from auditor? क्या मतलब इस बात का? Establish an overall strategy for the audit that sets the scope, timing. Overall strategy set कर लेंगे, इसमें टाइमिंग होगी, ऑडिट की डायरेक्शन होगी, स्कोप होगा, फिर ऑडिट प्लान, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आप एक ऑडिट प्लान सेट करेंगे, फिर उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप उसको फाइल भी करेंगे कि यार ड्यूरिंग प्लानिंग हमने ये पॉइंट्स को सोचा था, इन पॉइंट्स पे काम किया था। फिर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट द ऑडिटर शुड अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। वो कह रहे हैं कि फिर आप करना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला एटीट्यूड होना चाहिए। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड वाला, कि आप क्वेश्चन करें। मतलब आपके माइंड क्या हो कि आप उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। स्केप्टिसिज्म क्या होता है, क्वेश्चनिंग माइंड को बोलते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्वेश्चनिंग माइंड को बोलते हैं कि ऑडिटर थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड वो स्केप्टिसिज्म को मेंटेन रखेगा, मतलब क्वेश्चनिंग माइंड के साथ रहेगा, क्वेश्चन करेगा। An opinion on financial statement. Repeat करता हूँ, audit program represents an outline of procedures to be followed to support an opinion. मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स कि what is the difference between audit दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between audit program and audit plan? इन दोनों में क्या डिफरेंस? ऑडिट प्लानिंग का बहुत वाइडर स्कोप है, उसमें 3 W's हमने पढ़े थे। कौन कौन से थे? स्टाफिंग जिसे आप बोलते हैं, व्हाट जिसे आप बोलते हैं, स्कोप,
व्हाट वर्क इज टू बी डन, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मैन कि टाइमिंग क्या होगी। According to me, an audit program is a detailed plan of the auditing work to be performed. अब देखें ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, दैट्स इट। मेन इसका जो पॉइंट है वो ये है कि ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बात की जाती है, लेकिन ऑडिट प्लान में स्टाफिंग भी होती है, टाइम भी होता है, सारा स्कोप भी होता है। अब देखें अकॉर्डिंग टू मीक्स के एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल, इसने मीक्स की आपको बुक भी आपने शायद देखी हो, डेफिनेशन दी है। An audit program is a detailed plan of the auditing work to be performed, specifying the procedure to be followed in verification of each item in the financial statement. देखिए वो क्या है, audit program is a detailed plan of the auditing work to be performed, specifying the procedures to be followed. Each audit program must be tailored to fit all the variables in a particular engagement. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक ही ऑडिट प्रोग्राम सारे ऑडिट्स के लिए नहीं चल सकता, डिफरेंट तरह से क्या करना होगा, हर ऑडिट के लिए डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम डिसाइड करना होगा, डिफरेंट ऑडिट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक ही ऑडिट प्रोग्राम बना लिया और आप सब में वही अप्लाई कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम should be in writing. Auditor should provide इसका एक स्पेसिमेन होता है, हमने रखा हुआ था एक स्लाइड में। बिल्कुल ऐसा ये ऑडिट प्रोग्राम जो है is only a part of audit plan. Should distribute of work of auditors staff should be flexible. ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसको आप जरूरत पड़ने पे चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये उसका कंटेंट है, नेम ऑफ क्लाइंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट, अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ ऑडिट, ये सारा आगे इसका स्केच आएगा। अब देखो एडवांटेजेस है कि कंप्लीट, आपको कंप्लीट काम का पता लग जाता है। जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको पता लग जाता है कंप्लीट काम को कौन कौन सा काम है करना है, वर्क डिवाइड हो जाता है प्रॉपर्ली, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, काम में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क, ठीक है, आपको पता लग जाएगा किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एविडेंस भी आप अपने पास रख सकते हैं कि हमने इस डिपार्टमेंट में ये प्रोसीजर परफॉर्म किए। ट्रेनिंग ऑफ ऑडिट स्टाफ की ट्रेनिंग इसके थ्रू हो जाती है। डेफिनेटली वो देख रहे होते हैं यार ये प्रोसीजर हमें परफॉर्म करने हैं, वो सीख रहे होते हैं उससे। फिर सिस्टमैटिक, ये देखें ये इसका स्पेसिमेन, ये हमने बीकॉम की बुक से लिया है। कैश बुक में कौन से प्रोसीजर होंगे, सेल डे बुक में कौन से होंगे, बिल्स रजिस्टर में कौन से होंगे, परचेज डे बुक है, ये सब के प्रोसीजर। नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क ऑडिट रिस्क जो है वो CSS स्पेसिमेन आया तो नहीं है हमारा, अगर आप देख लेंगे तो अच्छी चीज है। यहाँ पे स्टूडेंट ऑडिट रिस्क के ऑडिट रिस्क में ये क्वेश्चन आ चुका है। स्टूडेंट सवाल आ गया आप लोगों को, बोला 2016 में ये हमारे पास जो है वो एग्जामिन स्टेटमेंट जो है मटेरियली मिसस्टेटेड होते हैं, उसे ऑडिट। अच्छा अब देखिए सबसे पहले आप मटेरियली मिसस्टेटेड को समझें,
फिर हम ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन पे दोबारा आ गए। देखिए मटेरियल क्या होता है, मटेरियल मटेरियल अमाउंट, अमाउंट ये जो आप ऐसा समझे कि थोड़ी हैवी अमाउंट है, मटेरियल अमाउंट। देखिए वैसे मैं इसको इसकी बुकिश डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। मटेरियल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मटेरियल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। लाइक थोड़ी इन सिंपल वर्ड्स थोड़ी हैवी अमाउंट, ठीक है। फिर मिसस्टेटेड, मिसस्टेटेड। देखिए मिसस्टेटेड तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है कि कोई ना कोई चीज मिसस्टेट हुई, गलत हुई, ठीक है। मिसस्टेटमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि मिसस्टेटेड होता है कि वो चीज गलत है। लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है और जो अमाउंट गलत है वो थोड़ी हैवी अमाउंट है, इट्स कॉल्ड मटेरियली मिसस्टेटेड। एक बात याद रखिएगा, ऑडिटर हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात करता है, ऑडिटर हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एचबीएल बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एचबीएल बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट इसमें जो भी हमारी फॉर एग्जाम्पल 5000 का वाउचर जो है वो मिसप्लेस हो गया। अगर हमारा 5000 का वाउचर मिसप्लेस हो गया, ऑडिटर कभी भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसके बारे में नहीं लिखेगा, कभी भी अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में नहीं लिखेगा अगर हमारे पास 5000 का वाउचर मिसप्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल अमाउंट नहीं है। एचबीएल बैंक के रिजर्व बैंक 3 ईयर के डिपॉजिट्स हैं, 5000 तो कुछ भी नहीं है उसके। Is the risk that the auditor expresses an inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड, तो ऑडिटर का क्या रिस्क है? ऑडिटर ऑडिट करने गया, उसके माइंड में रिस्क ना आए, ठीक है। फिर क्या उसके माइंड में क्या रिस्क आए कि ऐसा ना हो कि मैं इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दूं। इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन का मतलब है कि मैं गलत ओपिनियन दे दूं। कब? ये देखें, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, मतलब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो मैं ऐसा ना हो कि गलत ओपिनियन दे दूं। मतलब क्या एक बात बताएं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो सही ओपिनियन क्या होना चाहिए? When financial statements do not present fairly or do not give true and fair picture, तो सही ओपिनियन क्या होना चाहिए? सही ओपिनियन ये होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो सही एप्रोप्रिएट ओपिनियन ये होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। लेकिन इनअप्रोप्रिएट डिसीजन क्या है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ये होता है कि ऑडिटर ये कहेगा कि सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं थे, लेकिन ऑडिटर ने ये कहा कि सब कुछ ठीक है। ये ऑडिटर का रिस्क है कि ऐसा ना हो कि मैं ऑल इज वेल की रिपोर्ट दे दूं जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Students, are you clear? Audit risk is equal to inherent risk plus control risk plus inherent risk। देखिए जो inherent risk है और control risk है, ये दोनों रिस्क जो होते हैं ना, ये
रिलेट करते हैं। इनका ये ऑडिटर से रिलेट नहीं करते, ये उस कंपनी से रिलेट करते हैं। ये एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क होता है। क्लियर? एक जो रिस्क है ना, डिडक्शन रिस्क, ये एक ऐसा रिस्क है, ये एक ऐसा रिस्क है जो ऑडिटर से रिलेट करता है, ऑडिटर से रिलेट करता है। क्लियर? अब देखें, द ऑडिट रिस्क मॉडल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। अब सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सारे रिस्क डिस्कस होंगे, ठीक है? अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑडिटर, ये ऑडिटर के कंट्रोल में होता है। इनहेरेंट, देखो इनहेरेंट का मतलब ये होता है बाय डिफॉल्ट, जो उसकी नेचर में मौजूद है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक में मौजूद है, उसे कहते हैं इनहेरेंट। इनहेरेंट रिस्क इज द रिस्क दैट items will be misstated due to the characteristic of those items. ये एक ऐसा रिस्क है जो एंटिटी की नेचर में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बैंक की बात करें, बैंक के हाई डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें से कैश डिपार्टमेंट है। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की कि कैश डिपार्टमेंट सबसे रिस्की डिपार्टमेंट है। क्या हम इसको बैंक से एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या हम इसे खत्म कर सकते हैं? डेफिनेटली हम खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बैंक का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। ऐसे जो रिस्क होते हैं, जो बिजनेस का पार्ट होते हैं, जो उसको बाय डिफॉल्ट उसके साथ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, ठीक है? इसमें हमारी एस्टिमेशंस आ जाती हैं, जजमेंट आ जाती है, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि when inherent risk is high, when inherent risk is high, this means that there is a high risk of misstatement. जब inherent risk ज्यादा होगा तो misstatement का जो risk है, ठीक है, risk of misstatement ज्यादा होगा। Inherent risk is affected by the nature of the entity. Inherent risk operates independently of control. अच्छा, ये बड़ी important point है। The auditor must accept that the risk exists and will not go away. आप इस रिस्क से जान नहीं छुड़ा सकते, आप इस रिस्क से जान नहीं छुड़ा सकते, ठीक है? आप इसको थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करके आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। दैट्स इट। ये खत्म कभी नहीं होगा। इसको खत्म करने का मतलब आप एंटिटी खत्म कर दो। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस करते होते हैं, ये जो ईदी फाउंडेशन है, ईदी फाउंडेशन, ये किस तरह से फंड रेजिंग करते हैं? ये इस तरह से फंड रेजिंग करते हैं कि एक इंडिविजुअल लाइक कोई वॉलंटियर है, वो जाता है, वो जनरल पब्लिक से फंड लेता है और उसको लाके डिपॉजिट कर देता है ईदी अकाउंट में। ऐसे ही होगा ना? अब मुझे आप एक बात बताएं, हम इस चीज को कैसे मेक श्योर करेंगे कि उस वॉलंटियर को 5,000 ही मिले थे जो उसने डिपॉजिट करवाए हो सकता है उसको ज्यादा अमाउंट मिली हो। मैं जस्ट आपको फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल बता रहा हूं कि ये वो रिस्क है, ये वो रिस्क है स्टूडेंट, जो इनहेरेंट रिस्क है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? और एक्सपोज टू थेफ्ट है। अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश पड़ा है, वेरी गुड, यही हमने देखो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वो बिजनेस जहाँ पे कैश बहुत ज्यादा होता है, डेफिनेटली वहां पे रिस्क ज्यादा है। अगर एक बिजनेस है, उसकी इन्वेंट्री में राइस पड़े में कोल पड़ा हुआ है, तो इतना रिस्की नहीं है ना। अगर कैश है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की है। सेकेंड आ जाता है कंट्रोल रिस्क। देखिए, कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है
कि ये ऑडिटर को एक रिस्क है कि जो एंटिटी ने जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई किया हुआ है, एंटिटी ने जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई किया हुआ है, किस लिए अप्लाई किया है? ताकि एरर्स और फ्रॉड के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके। वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं करेगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई किया था ताकि एरर और फ्रॉड के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके, लेकिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑडिटर को ये रिस्क है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वुड नॉट प्रिवेंट और डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेट। ये एक रिस्क है, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर ऑडिटर को ये रिस्क होगा तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर मैक्सिमम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। ऑडिटर मैक्सिमम सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। क्लियर? मतलब ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करेगा कि यार मैं इस एरिया में अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो मैं ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर देता हूं। उसके बाद आ जाते हैं डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क देखें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसमें होता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए जो होता है उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जब वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टेस्ट करेगा तो उसे पता लगेगा ना कि यहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद है डिटेक्शन रिस्क। जो किससे रिलेट करता है? ऑडिटर से रिलेट करता है। देखिए, डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर को एक, अभी ऑडिटर से रिलेट करता है, ऑडिटर के कंट्रोल में है। देखें, ऑडिटर को एक रिस्क है कि यार जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स मैं परफॉर्म करूंगा, जो वेरिफिकेशन मैं परफॉर्म करूंगा, क्या वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर पाएगी? ठीक है, उसको ये रिस्क है कि यार जो प्रोसीजर मैं परफॉर्म करूंगा उन प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद भी मैं मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लिखा है डिटेक्शन रिस्क इज द रिस्क that the audit testing procedures will fail to detect a miss statement। कि जो ऑडिट के टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं वो will fail to detect a miss statement, वो फेल हो जाएंगे मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में। और जैसा हमने देखो लिखा हुआ है only risk associated with auditor। अब मुझे आप एक बात बताएं कि अगर हमारा डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा, क्या ऐसा ना हो कि मैं ऑडिट करके चला जाऊं और मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट ही ना हो, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? सैंपल साइज जो होगा ना उसको बढ़ा देगा। देखो ना, अगर 7 ट्रांजैक्शंस हुई हैं और ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि यार मैं 60 ट्रांजैक्शन चेक करूंगा और उसको ये डर है, उसको ये डाउट है, उसको ये रिस्क फील हो रहा है कि यार ऐसा ना हो कि मिस स्टेटमेंट का डिटेक्ट ही ना कर पाऊं, तो वो क्या करेगा? वो ऑटोमेटिक कर देगा कि यार मैं मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस देख लूं। चेंज कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट, देखें एक चीज समझने वाली है, ऑडिट रिस्क जो है वो कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क से मिलकर बना हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये दोनों तो कंट्रोल में नहीं है ऑडिटर के, लेकिन ये कंट्रोल से रिलेट करता है, से कंट्रोल में है। स्टूडेंट, अगर ऑडिटर डिटेक्शन
डिटेक्शन रिस्क को मिनिमाइज करेगा। अगर ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को मिनिमाइज करेगा, क्या ऑडिट रिस्क मिनिमाइज होगा या नहीं? अगर ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को मिनिमाइज करेगा तो क्या ऑडिट रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएगा? यस और नो? देखिए, जब ये मल्टी हो रहे हैं ना, जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है कि डिटेक्शन रिस्क को मिनिमाइज करने से ऑडिट रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएगा। क्लियर? टाइम क्लास पेपर में आ चुका है और स्टूडेंट्स 2022 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ी बात करूंगा स्लाइड ऑडिट रिस्क पे 3 या 4 स्लाइड्स पढ़नी है। अगर ऑडिट रिस्क पे 20 नंबर का सवाल आता है तो ये 4 स्लाइड्स वुड नॉट हेल्प यू। ठीक है, इससे आप थोड़ा बहुत तो लिख लोगे। क्लासेस का बेसिक मकसद ये होता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, स्टूडेंट को डायरेक्शन मिल जाए, जब वो पढ़ने बैठे तो उसको किसी की जरूरत ना हो, उसे हर चीज समझ आ रही। ठीक है, तो ये जितना आप स्लाइड में देख रहे हैं ना, ये इतना आपने नहीं लिखना। इसके बाद जो आपको मैंने बुक्स रेफर की हुई है ना, आपने वो पढ़ना है। फिर वो चीज समझ नहीं आती, फिर सर से पूछनी है, फिर जाके आपकी तैयारी हो। सिर्फ क्लास लेना या ये जो हम लेक्चर में बातें कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेगा, ये आपका माइंड तो क्लियर कर देगा, डायरेक्शन आपको मिल जाएगी कि यार मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन ये आंसर नहीं इससे बनेगा। बुक्स के लिए बता देता हूँ, लेक्चर खत्म होने से पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे बुक। फ्रॉड जो है ना, फ्रॉड, अच्छा मुझे बताएं फ्रॉड और एरर में क्या फर्क है? Is not the primary responsibility of auditor. ऑडिटर किसी कंपनी में फ्रॉड करने नहीं जाता, ऑडिटर ऑडिट करने जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर ऑडिट करते करते बीच में कहीं फ्रॉड का उसे आइडिया होगा तो डेफिनेटली वो फिर उसको रिपोर्ट करेगा ऊपर हायर मैनेजमेंट को। स्टूडेंट्स, दो तरह के फ्रॉड हैं, इनको वन बाय वन आप देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बच्चे बोलते नहीं, ट्वेंटी कहते। अब देखिए, सबसे पहले फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक तो ये फ्रॉड होता है कि आपने कैश उठाया, अपनी जेब में डाला और घर चले, या आपने कोई और एसेट उठाया और घर चले गए, तो ये फ्रॉड है, जिसे ठग भी बोलते हैं, चोरी भी बोलते हैं। एक ये होता है स्टूडेंट कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंटिंग में इंटेंशनली मैनिपुलेट किया अकाउंट्स को, आपने अकाउंट्स को इंटेंशनली मैनिपुलेट किया है, इसे कहते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है जब आप इंटेंशनली अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब ये देखने लिखा हुआ है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ओवरराइडिंग कंट्रोल्स। मतलब आपने क्या किया कि आपने प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिए जान के, ताकि आपको लोन मिल सके बैंक से।
आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल कर दिया, तो ये क्या है? ये फ्रॉड। ठीक है, आपने कोई भी अकाउंटिंग में इस तरह से ऊपर नीचे काम किए, दूसरा क्या होता है? मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है कि आपने मिसअप्रोप्रिएट किया, लाइक आपने थेफ्ट किए, चोरी किए, या आपने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा डाल दिए। देखो ये देखो, ओमिटिंग टू रिकॉर्ड कैश रिसीव। कैश रिसीव कर लिया, कैश रिसीव कर लिया, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया, कैश अपनी जेब में डाल लिया। डाइवर्टिंग देम टू पर्सनल बैंक अकाउंट, क्या आपने उन्हें डाइवर्ट कर दिए पर्सनल बैंक अकाउंट्स की तरफ। पेमेंट मेड टू फिक्टिशियस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स थे ही नहीं, आप उनके फेक पेमेंट्स करते रहे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि detection of fraud is not the primary responsibility of auditor, then what is the responsibilities of auditor in relation to fraud? कि यार चलो अगर उसने नहीं डिटेक्ट करना फ्रॉड को या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उसका क्या रोल है, आखिर उसने क्या करना है? अब देखिए ड्यूटी इन रिलेशन टू फ्रॉड, वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइम कि ना सबसे पहले ऑडिटर जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा वहां पे कल्चर ऑफ ऑनेस्टी देखेगा, एथिकल बिहेवियर देखेगा, इंटेग्रिटी देखेगा। वहां से उसे आइडिया होगा कि यार ये लोग फ्रॉड के बारे में को किस तरह से इसको डिस्करेज कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीस जो है ना कैश, वो कम शो हो रहा है। ठीक है, तो आप देखें हुआ क्या है कि क्या इस चीज को इग्नोर कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने कहा चलो छोड़ो, गुम गए या गिर गए तो इस चीज को छोड़ो। इसका मतलब है कि वहां का जो कल्चर है ना वो इतना एथिकल नहीं है, वो ऑनेस्टी को प्रमोट नहीं कर रहा, वो फ्रॉड को प्रमोट कर रहा है। कैश गायब हो गया और वो कह रहे छोड़ो। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ऑडिटर ने वहां का कल्चर देखना है, कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर देखना है। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि the auditor is responsible for maintaining professional skepticism throughout the audit, कि throughout audit आपने प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म को मेंटेन रखना है। ठीक है, प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म को जब आप मेंटेन रखेंगे थ्रू आउट द ऑडिट, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये डेफिनेटली आप क्वेश्चनिंग माइंड के साथ आगे देखें। प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म का ये मतलब नहीं होता कि आप इसको हर चीज को फ्रॉड समझें, मतलब आपने क्वेश्चन करना है कि यार अगर 200 मिलियन की सेल हुई है तो आप ऑब्जेक्ट दिखा दें। ठीक है, इसी तरह फिर उसके बाद आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। आपने देखना है कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे रिस्क ज्यादा है, जहां पे रिस्क जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है। आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इंक्वायरी करेंगे, आप इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में फ्रॉड की डिटेक्शन के बारे में लिखा होता है। मतलब आप फ्रॉड पकड़ेंगे नहीं, यानी कि पकड़ने नहीं है, लेकिन आप जरा देख रहे हैं कि यार का कल्चर कैसा है, रिस्क असेसमेंट कैसी है, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं सिस्टम की, आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद होता है रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है ना वो ऑडिटर को लिख कर देती है, जैसे हमने पहले भी रिटन रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। क्या लिख कर देते हैं? क्या लिख के देते हैं? लिख कर देते हैं कि दे हैव डिस्क्लोज्ड, ये जो लिखा है ना ये लिख कर देते हैं, they have disclosed to the auditor their knowledge of fraud
involving management and employees. मैं repeat करता हूँ. They have disclosed to the auditor their knowledge of fraud involving management and employees. कि वो disclose करेंगे, management को disclose करेंगे उनकी जो knowledge of fraud है, ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या नहीं. देखो इसको एज एविडेंस भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसको वीक एविडेंस कहते हैं. क्यों वीक एविडेंस कहते हैं? वो सोचें, कभी मैनेजमेंट बताएगी कि हमने फ्रॉड किया? कभी भी नहीं बताएगी, ठीक है. तो इसलिए इसको वीक एविडेंस कंसीडर किया जाता है. इसी तरह वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड with governance. अगर आपको ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ऑडिट या ऑडिट करते हुए आपको ऐसा लगता है या आप कोई फ्रॉड आपके सामने आ जाता है, तो आप फौरन से उन लोगों को बताएंगे जो गवर्नेंस को मेंटेन करते हैं. मतलब कि टॉप मैनेजमेंट को बताएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएंगे, शेयर होल्डर्स को बताएंगे. अगर आपको ऑडिट करते करते कोई फ्रॉड आपके सामने आ जाता है तो आपसे डिस्क्लोज करेंगे, आपसे टाइमली कम्युनिकेट करेंगे. तो स्टूडेंट ये हमारे पास फ्रॉड का टॉपिक था. लेकिन नेक्स्ट क्लास में ऑडिटिंग का जो पोर्शन है ना वो खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट के हाफ क्लास तक ऑलमोस्ट. उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, वो कौन सा होगा? वो देखिए आपने ये कहा कि फाइनेंशियल ये पेपर 1 है और ये पेपर 2 है. जी बिजनेस आर्ट की ना ऑन कैंपस हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं रहेगा बिजनेस आर्ट. पेपर 1 ये भी 100 मार्क्स है, पेपर 2 भी 100 मार्क्स है. इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है. इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑडिटिंग है, बिजनेस स्टडीज एंड फाइनेंस है और बिजनेस टैक्सेशन. देखिए बहुत डिटेल डिस्कशन हुई थी टॉपिक्स पे हमारी फर्स्ट क्लास.